Hello students, Talent English Classes Patna conducted by Jitendra Kumar Dubey welcomes all of you। कल मैंने बताया था सेंटेंस और कैसे सेंटेंस टेंस से डिफरेंट है, और इस क्रम में मैंने ये कहा था कि एवरी टेंस इज ए सेंटेंस बट एवरी सेंटेंस इज नॉट डेफिनेटली ए टेंस। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एवरी टेंस एक सेंटेंस होता है। तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। बट एवरी सेंटेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस वो टेंस का फॉर्म हो, यानी हर सेंटेंस को ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर इवेंट से संबंधित हो। अब मैं समझता हूँ कि टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कल मैंने टेंस के 5 भेद बताने के बाद ये अफर्मेटिव सेंटेंस को डील किया था और निगेटिव को भी। अफर्मेटिव तो पूरा टेंस अफर्मेटिव फॉर्म में होता है, और कल मैंने निगेटिव सेंटेंस को भी डील कर दिया था। आज का हम लोग का 2 सेंटेंस फॉर्म को डील करना है, इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव। तो इंटरोगेटिव इस क्रम में पहला सेंटेंस आता है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव का मतलब सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। आर यू गोइंग टू द कॉलेज? Why have they come late? अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है, नोट ऑफ इंटेरोगेशन। इस चिन्ह को कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में, या इंग्लिश में नोट ऑफ इंटेरोगेशन। ऑलराइट, तो मैंने बताया कि जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाए या सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब मैं बताऊंगा कि कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले जनरल अफर्मेटिव की तरफ बना लेंगे, जैसे क्या वे लोग पटना गए थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। वे लोग पटना गए थे का हम लोग बनाने की जानकारी पहले बता चुके हैं। क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दे हैड गॉन टू पटना। अब देखिए, जिस तरह से दे हैड गॉन टू पटना, अब इसमें देखेंगे कौन एक्सिलरी वर्ब कहाँ पर है। हैड एक्सिलरी वर्ब है, तो हैड को पहले कर देंगे, वाक्य इंटरोगेटिव बन गया। हैड दे गॉन टू पटना, सेंटेंस बिकम एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देने से वाक्य जो है इंटरोगेटिव हो जाता है। अब प्रश्न फिर कहाँ खड़ा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। बाकी सारे टेंस में एक्सिलरी वर्ब होता है। पहले भी बताया था, जबकि नेगेटिव में डील कर रहा था तो ये बात बताया था कि एक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर सेंटेंस के सारे फॉर्म में एक्सिलरी वर्ब होता है। तो प्रेजेंट में जैसे क्या वह अंग्रेजी बोलती है? वह अंग्रेजी बोलती है, ये नियम फेल कर जाएगा यहाँ। शी स्पीक्स इंग्लिश, तो यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब है ही नहीं है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था कि डज शी स्पीक इंग्लिश। Does she speak
इंग्लिश। क्या मैं वहाँ जाता हूँ। डू आई गो देयर। क्यों डू और डज लगाने की आवश्यकता महसूस हुई? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी सहायक क्रिया नहीं होता है, तो बाहर निकालेंगे क्या हम? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया को बनाने के लिए डू या डज का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने निगेटिव डील करते समय भी ऐसा बताया था। ऑलराइट, ये किसका हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एक बात कहें, पास्ट इंडेफिनिट में भी सहायक क्रिया नहीं होता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी सहायक क्रिया नहीं होता है। तो सहायक क्रिया के जैसे क्या तुम लोग झूठ बोले। तुम लोग झूठ बोले, यू टोल्ड ए लाई, ये होता अफर्मेटिव में। लेकिन क्या के लिए पास्ट टेंस में डिड लगा देंगे, डिड यू टेल ए लाई। और ये भी जान लीजिए, झूठ बोलना का टेल ए लाई होता है, क्योंकि झूठ कई तरह का, ए लाई का इंडेफिनिट आर्टिकल, और सच बोलना का स्पीक द ट्रूथ, सच डेफिनिट होता है। स्पीक द ट्रूथ माने सच बोलना, और टेल ए लाई सूरज पूरब में उगता है, ये ट्रूथ है, तो इसके पहले द का प्रयोग होता है कि स्पीक द ट्रूथ। लेकिन झूठ सूरज पश्चिम में उगता है, चाहे सूरज उत्तर में उगता है, चाहे सूरज दक्षिण में उगता है, तीनों दिशा में। तो इसी झूठ कई तरह का होगा, उसमें से एक झूठ है डिड यू टेल ए लाई, क्या तुम लोग झूठ बोले। तो झूठ कई तरह के होते हैं, लेकिन सच डेफिनिट होता है, इसलिए टेल ए लाई के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है, लाई के पहले, और ट्रूथ के पहले हमेशा द डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। राइट, क्योंकि ट्रूथ फिक्स होता है, डेफिनिट होता है, और झूठ जो होता है बहुत तरह का होता है, उसमें से एक झूठ बोल रहा है, एक तरह का झूठ, लेकिन सच कई तरह का नहीं होता है। अब इसके बाद हम एक जल्दी वर्ब वाला तो हो गया, अब एक और होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि WH वर्ड कहते हैं। देखिए, फेयर, हु, व्हेन, व्हाट, व्हिच, whom, देन ये सब WH से शुरू होता है, इसको WH वर्ड्स भी कहते हैं, यानी WH से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हाउ एक केवल एच से शुरू होता है, जो कि अपवाद है, हाउ भी होता है, हाउ मैंने कैसे, खाली एच से शुरू होता है, फिर भी WH वर्ड्स की श्रेणी कैटेगरी में आता है। ऑलराइट, तो अब मान लीजिए कि तुम लोग बनाना हो ट्रांसलेशन कि तुम लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, ये बनाना है। तुम लोग जा रहे थे, तो बनाने के लिए बता चुके हैं क्या होगा पास्ट कंटिन्यूअस का, ये है यू वेयर गोइंग, तुम लोग जा रहे थे। ऑलराइट, अब देखिए कहाँ का WH वर्ड को हमेशा वाक्य के सेंटेंस के पहले लिखते हैं, वेयर लिख देंगे, वेयर यू वेयर गोइंग, ये भी गलत है। इस एक्जुअली वर्ब को WH वर्ड के तुरंत यहाँ लाके यहाँ रख देंगे, वेयर यू गोइंग, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ठीक है, तुमने
काम को कैसे किया, कैसे किया। कौन टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें कैसे का तो पहले निकाल देंगे, कैसे का हाउ, हाउ का कैसे का क्या होता है? हाउ होता है। ऑलराइट, तो हाउ तुमने काम को किया, यू डिड दी वर्क। वो डू डिड वाला नहीं, करना का डू डिड हुआ है ये। हाउ यू डिड दी वर्क, तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब निकलेगा? डिड निकलेगा। हाउ डिड यू डू दी वर्क, डू दी वर्क। ये करने का डू डिड डन नहीं हुआ है, ये नियम के तहत जो डू डज डिड लगता है वो वाला डिड है। करना के लिए तो वर्ब, जैसे एक अन्य एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। तुम लोग कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से, वेयर फ्रॉम। चाहे वेयर तुम लोग आए, यू केम, यू केम का कैसे इंटीग्रेटिव बनेगा? डिड यू कम, वेयर डिड यू कम फ्रॉम, से का फ्रॉम हो जाएगा, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। तो डिड जो है यहाँ डिड करने के चलते नहीं डिड लगा है, ये रूल के चलते डिड लगा है। करना का तो डू V1 रखा ही गया है, यहाँ आना का कम तो रखा ही गया है, डिड इसमें भी है, डिड इसमें भी है, रूल के तहत ऐसा हुआ है। ऑलराइट, तो आज मैं इंटीग्रेटिव सेंटेंस बता करके ही कंक्लूड करता हूँ। अगर थोड़ा सा भी आपको ये वीडियो अच्छा लगे मेरा, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई टैलेंट इंग्लिश क्लासेस पटना चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।